हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका भाग 2 के अध्याय संख्या 3, जिसके लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। और मधु कांकरिया जी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें उन्होंने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने शब्दबद्ध लिपिबद्ध किया है। हमें ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एक मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन ही करवाया, केवल मनोरंजन के साथ साथ उन्हें भाषा और संस्कृति का ज्ञान हमें सीखने को मिलेगा इससे। और साथ में उन्होंने यह बताया किस प्रकार से हम हिमालय पे जब जाते हैं वो जो रास्ते बनाए गए हैं वो किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने मेहनत किया है, किस प्रकार बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाई है। और साथ में उनकी गरीबी बेरोजगारी के बारे में उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस सेशन में हम उनके द्वारा रचित जो अध्याय है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जो क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, वो हम पढ़ेंगे। मूल रूप से जो मूल पाठ है उसे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कुछ किलोमीटर से, कुछ दूरियों के नाम में, कुछ शहरों के नाम में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। और इससे पहले हमने बच्चों जीवन परिचय पढ़ा मधु कांकरिया जी का। बताया मैंने कि 1957 कोलकाता में इनका जन्म होता है और कोलकाता विश्वविद्यालय से ये अर्थशास्त्र विषय में एमए करते हैं। और साथ में इन्होंने कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन डिप्लोमा में प्राप्त किया है। और फिर हमने इसी के साथ पढ़ा था इस यात्रा वृत्तांत का क्या पढ़ा, सारांश। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो मैं आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारांश वैसे मैंने बता दिया, फिर मैं बता दूंगा थोड़ा सा हल्का हल्का सा। अभी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी। अब जो यात्रा वृत्तांत है उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हमारे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। और मैं आपको अभी बताया था कि इनमें यात्रा का वर्णन करते हैं। और यात्रा किससे करती है लेखिका? ट्रेन से करती है। ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक के साथ साथ हिमालय के यात्रा का वर्णन भी उन्होंने किया है। साथ में उन्होंने यात्रा का ही नहीं, साथ में वहाँ के लोगों की मेहनती अभाव, किस प्रकार से वो दुख झेलते हैं, किस प्रकार से वे लोग इतना मेहनत करने के बाद में उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और साथ में वहाँ की भाषा संस्कृति के बारे में हम बताने की कोशिश की है। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 10 है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 2 है, अध्याय संख्या 3 है, लेखिका का नाम क्या है? मधु कांकरिया। अब आपसे पूछ लिया जाए साना साना हाथ जोड़ी जो यात्रा वृत्तांत लिखा है हमारी कृतिका भाग 2 में जो सम्मिलित है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, क्या है? मधु कांकरिया है। क्या है? मधु कांकरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि जो कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका भाग 2 में एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, या कवि कौन है, या कवियत्री कौन है? तो बच्चों इस सेशन में हम मधु कांकरिया जी द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी जो मूल पाठ है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं सारांश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। महानगरों की भाव शून्यता, वैसे मैं जीवन परिचय में इसकी चर्चा भी की थी मैंने, आपको याद नहीं हो तो याद हो तो, और याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ वापस से। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग, यंत्रवत जीवन की ऊब यानी खींच मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाते हैं। यानी कि महानगरों की भाव शून्यता गुठन होती थी महानगरों के लोगों के बारे में सोचने, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी या जिस प्रकार से उनकी ज़िंदगी है यंत्रवत हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, उनके बारे में वह ऊब है ही उन्हें यात्रा के लिए यानी यायावरी बना दिया है। और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। और उन्हीं यात्राओं का जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है उन्हीं को उन्होंने शब्दबद्ध किया है, अर्थात लिपिबद्ध किया है। किसमें? खुद के यात्रा वृत्तांत में है। साना साना हाथ जोड़ी यह हमारे पाठ का नाम है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। यानी कि हमारा जो यहाँ यात्रा वृत्तांत दिया है साना साना हाथ जोड़ी में सिक्किम की राजधानी गंगटोक के साथ साथ आगे उसके आगे हिमालय यात्रा का वर्णन भी उन्होंने इसमें किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि किस प्रकार से उन्होंने यात्रा का जो किया है, पल पल परिवर्तित वर्णन उन्होंने किया है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हम ही लेखिका साथ घूम, लेखिका नहीं घूम रही, हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे उन्होंने शब्दबद्ध किया है यात्रा वृत्तांत को। हमें ऐसा महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ मैं ही देख रहा हूँ, ये नदी पहाड़ ये झरना ये मैं ही देख रहा हूँ। महिला यायावरी की विशिष्टता इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है, यानी कि और साथ में हमें किस प्रकार से एक महिला भी
एक घुमकड़ी स्वभाव की हो सकती है, यायावरी स्वभाव की हो सकती है, यह भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। लेखिका हिमालय के सौंदर्य मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित किया। यानी ऐसा नहीं है कि हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है, नहीं, वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने बताया किस पर वो मेहनती हैं, किस पर गरीब है, फिर भी वो 2 वक्त की रोटी, किस प्रकार उन्हें अभाव में झूलना पड़ता है, यानी उनके पास खाने के लिए दाने नहीं होते हैं, 2 वक्त की रोटी की भी नहीं होती है। साथ ही उन्होंने यह बताना नहीं भूलती है कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी साथ में उन्होंने यह बताया कि जिस हिमालय पे हम जा रहे हैं उसके रास्तों जिन रास्तों हम जा रहे हैं कि उनको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, हमें यह भी बताने की कोशिश उन्होंने की है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ के लोगों की पीड़ा, दुख और साथ में हिमालय के सौंदर्य का वर्णन भी बहुत ही विस्मय यानी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, उन दोनों का मेल है। तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, इसे पढ़कर अकेलापन और करुणा का भाव क्या होता है, जागृत होता है। शास्त्र में ही सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है, यानी प्रकृति में पल पल किस प्रकार परिवर्तित होता है, यह वातावरण किस प्रकार सौंदर्य होता है, सुंदरता होती इसमें, इसका भी हमें अनुभव होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति की आदान प्रदान भी होता है। कहने का तात्पर्य यात्राओं से मनोरंजन नहीं होता, साथ में ज्ञान की बातें, अज्ञात स्थलों की यानी जिन स्थलों के बारे में हम नहीं जानते उनकी जानकारी प्राप्त होती है, साथ में वहाँ के भाषा और संस्कृति का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उनका भी आदान प्रदान उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, घुमकड़ी हमें यानी कि उमरी यायावरी हमें स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है, यानी कि स्वयं की जो सोच है, छोटी सोच है, उसको भी क्या करती है, दूर करती है। किसी कारण, यायावरी स्वभाव के कारण। अब पढ़ेंगे हम लोग मूल पाठ, तो ध्यान से समझना बच्चों मूल पाठ। इसलिए हमें बिल्कुल एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ट्रेन दिख गई है, लेखिका तैयार हो चुकी है यहाँ से यानी यात्रा करने के लिए। मैंने हैरान होकर देखा आसपास जैसे उल्टा पड़ा था, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यानी कि मैंने हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यानी कि देखो उनके शब्द देखो कि मैंने देखा, बिल्कुल मैं आश्चर्य रहेगी कि आसमान उल्टा क्यों है और जो तारे चमकते हैं ऊपर वो सभी धरती पर गिर करके टिमटिमा क्यों रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हैं। यानी कि दूर ढलान पर मैंने देखा कि सितारों के गुच्छे यानी तराई पर क्या है, सितारों के गुच्छे हैं और रोशनियों से एक झालर, एक बेल यानी कहते हैं ना झालर बेल या माला सी वही बनती हुई दिखाई दे रही थी। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान में संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। यानी कि जो बहुत दूर तराई पर मुझे आसमान उल्टा हुआ पड़ा दिखाई दे रहा था और जो तारे थे वो नीचे टूटकर पड़े हुए थे, दूर दूर तक टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे मुझे। अब मुझे समझ में आया वो कौन सा शहर था, गंगटोक शहर था, जिसके बारे में इतिहास और वर्तमान संधि स्थल खड़ा मेहनतकश वासियों का एक ऐसा शहर था। यानी कि गंगटोक था वो इतिहास और वर्तमान के एक संधि स्थल, यानी कि दोनों को, इतिहास को और वर्तमान को जोड़ने वाली एक संधि के रूप में, जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में दिखाई दे रहा था, जो बादशाहों का शहर कहा जाता है, जिसका सब कुछ सुंदर था। यानी कि सुबह शाम रात जब भी देखो गंगटोक शहर को तो वह बहुत ही सुंदर और आश्चर्यचकित करने वाला दिखाई देता। कभी भी किसी भी समय देखो, शाम को देखो, सुबह देखो, दोपहर को देखो। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। और वह रहस्य भरी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, प्यार की बातें जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। यानी कि वह जो जादू में देख रही थी, वह जो रहस्य देख रही थी कि उस उल्टा आसमान पड़ा हुआ है, तारे नीचे टिमटिमा रहे हैं, वह सौंदर्य मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अर्थहीन था मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। यानी कि जो झालर दिखाई दे रही थी, तारों की टूटी हुई एक झालर दिखाई दे रही थी मुझे, तो वह ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कोई इंसान इंद्रियों से परे होता है, वैसे मुझे अतीन्द्रियता लग रही थी। मेरा
बाहर का जो भाव था बिल्कुल शून्य हो चुका था, यानी कि मैं कुछ हिलता डुलता नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ अर्थहीन हो गया था, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ अर्थहीन हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये आसमान ये उल्टा क्यों है, क्या ये गंगटोक शहर तो इतनी सुंदरता किसी भी समय देखें तो मैं थोड़ा सा अचंभित हो गई थी और थोड़ा अर्थहीन, यानी कोई अर्थ नहीं लगा पा रही थी। मेरी चेतना कोई जागृत नहीं हो रही थी। मेरे आसपास जो भी मुझे दिख रहा था वह मेरी चेतना से कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे एक उजास होता है प्रकाश, या कह सकते हैं उजाला। और अतीन्द्रिय क्या होता है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से दूर परे। ध्यान रखना, अतीन्द्रियता इंद्रियों से, ये मैं बता चुका हूं जीवन परिचय पढ़ाते हैं, शब्दार्थ, प्रत्येक शब्दार्थ का अर्थ आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं बता रहा हूं साथ साथ में, अतीन्द्रियता इंद्रियों से परे, उजास प्रकाश या उजाला। अब धीरे धीरे एक प्रकाश या उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दो प्रार्थना, यानी एक प्रार्थना है ये, साना साना हाथ जोड़ी। तो यह सब मुझसे फूटने लगा और लोगों के होठों पर प्रार्थना सी ऐसी झलकने लगी, मुझे सुनाई देने लगी। हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यानी कि साना साना हाथ जोड़ी क्या होता है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों में पीड़ित हो, ये प्रार्थना है। तो हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होंगे जो प्रार्थना कर रहे थे। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे। और लेखिका कह रही कि ये जो प्रार्थना के बोल, आज सुबह सुबह ही मैंने एक नेपाली युवती से ये बोल मैंने सीखे थे। क्या, साना साना हाथ जोड़ी, कि मेरा जो सारा जीवन में अच्छाइयों में समर्पित होना चाहिए। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यानी कि सुबह हमें कहाँ निकलना था, युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यानी कि मुझे सुबह सुबह हम लोगों को जो हम घूमने जा रहे थे युमथांग के लिए निकलना पड़ रहा, लेकिन मैं सुबह सुबह बालकनी में भागी, दौड़ी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। और मैं सुबह सुबह उठते ही बालकनी में क्यों भागी, कि लोगों ने मुझे पहले बता दिया था यदि मौसम अच्छा हुआ, साफ हुआ, तो यहाँ से कंचनजंगा जो पहाड़ी है वह भी दिखाई देती है, कंचनजंगा भी साफ दिखाई देती है। इसलिए वो दौड़ दौड़ी बालकनी में गई। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा, यानी कि जो कंचनजंगा है वो तीसरी बड़ी चोटी है हिमालय की। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। यानी मौसम तो अच्छा था लेकिन फिर भी बादलों से आसमान था वो ढका हुआ था, हल्का हल्का, मद्दा मद्दा। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। यानी कि ठाकुर जी कपाट, यानी जो मंदिर होता है ना ठाकुर जी का, कृष्ण जी को कहते हैं ठाकुर, सभी अपने अपने भगवान ठाकुर जी कहते हैं, वैसे कृष्ण जी को भी कहते हैं। तो उनके कपाट होता है किवाड़। कपाट क्या होता है, किवाड़। जो किवाड़ जैसे बंद रहते हैं हमेशा के लिए, वैसे ही कंचनजंगा भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी और न दिखी। पर सामने ही रकम रकम, रकम रकम होता है धीरे धीरे, रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेकिन पर सामने मुझे धीरे धीरे थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई दिया कि इतने सारे फूल दिखाई पड़े, जैसे ऐसा लगा कि मैं किसी फूलों के बाग में खड़ी हूँ। अब आप थोड़ा अनुभव करो कि फूलों के बाग में खड़े हैं, चारों तरफ एक सीरीज का फूल पाठ है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रचंड धूप में भी खड़ा रहता है, जिसकी महात्मा गांधी से तुलना की गई थी। तो ऐसा हमें महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यानी कि उन्हें युमथांग जाना था सुबह सुबह, लेकिन वो बालकनी में क्यों गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि यदि मौसम साफ हुआ तो यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देती है। तो वह गैंगटोक से कितना किलोमीटर था, 149, 150 में एक कम किलोमीटर था दूरी पर था क्या, युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ, यानी युमथांग का अर्थ क्या होता है, घाटियों का एक शहर था। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। यानी कि ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा थे, कौन, जितेन नार्गे उनके साथ था, वो उसे बता रहा था। यानी लिखेगा क्या,
युमथांग जितेन नार्गे ने कहा लेखिका को, युमथांग यानी गाठियों का शहर है, युमथांग यानी हम कह सकते हैं गाठियाँ बड़ी बड़ी, सारे रास्ते हिमालय गहनतम घाटियाँ और फूलों की लदी वादियों मिलेंगी आपको, ऐसा जितेन नार्गे उन्हें बता रहा था कि अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, घाटियाँ मिलेंगी और फूलों के से लदे पेड़ भी मिलेंगे हमें। और ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहे हैं, लेकिन कह रही जितेन नार्गे मुझे ऐसा कुछ बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। अब मैंने बचकाने बचपन जैसे हरकतें जैसे करते हैं ना, वैसे मैं पूछने लगी जितेन नार्गे क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? चलिए तो, जितेन नार्गे कहता है चलिए तो, वहाँ सब कुछ मिलेगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। यानी कि जैसे ही हम आगे आगे चल रहे थे तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों पर जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, क्या, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ हमें दिखाई देने लगी, बौद्धों भिक्षुओं की किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। यानी कि ये जो पताकाएँ हमें दिख रही थी ये किसका प्रतीक थी? शांति और अहिंसा का प्रतीक थी, और इन पर कुछ लिखा हुआ भी था। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। नार्गे ने कहा कि यहाँ जो बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध हैं, उनकी बड़ी ही मान्यता यहाँ है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ये ध्यान रखना भी, यानी किसी भी बौद्ध भिक्षु की जब कोई मृत्यु हो जाती है तो दूर आत्मा की शांति शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत यानी सफ़ेद पताकाएं फहरा दी, झंडे, पताकाएं बोलते झंडे। तो जैसे ही वो जा रहे थे रास्ते तो जितेन नार्गे बता रहा था, तो उन्हें कुछ दूर सफ़ेद बौद्ध भिक्षुओं की पताकाएं यानी झंडे दिखाई दिए। वो झंडे क्या थे? जब किसी भी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती है किसी दूर शांत वातावरण, शांत जगह पे जाकर के उसकी जगह 108 पताकाएं झंडे फहरा दिए जाते हैं। नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। अब लेखक कह रहा है, जितेन नार्गे कह रहा है लेखिका से कि इन्हें उतारा कभी नहीं जाता, इन पताकाओं के धीरे धीरे खुद ही क्या हो जाती, नीचे गिर जाती हैं, नीचे गिर कर नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अब कह रहे हैं जब कोई नया कार्य की शुरुआत कोई आदमी करता है तो फिर भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन ये तो सफ़ेद थी, मरने के बाद जब लगाई जाती है उसकी जगह पे, लेकिन ये पताकाएं जो व्यक्ति किसी नए कार्य में शुरुआत करते पताकाएं लगा, वो कैसी होती हैं भाई? रंगीन होती हैं सभी। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी। यानी नार्गे जितेन नार्गे जो था ना, जो गाइड ज़्यादा और ड्राइवर कम था, तो वह बोलता जा रहा था और मेरी नज़र कहाँ पड़ी? जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर, जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। यानी कि मेरी जो नज़र थी वो दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी जो जीप के अंदर थी, और जितेन नार्गे साहब बोलते जा रहे थे। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी, और कई जगह पर मैंने कई दुकानों पर दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जैसी उस जीप में थी जो जितेन नार्गे की जीप में थी। यानी जितेन नार्गे की भी हो सकती है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, और धीरे धीरे हिचको लेने की झटके खाते हुए वह धीरे धीरे जीप आगे बढ़ रही थी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन नार्गे बताने लगा, इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है। यानी कह रहा है कि कवि लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। क्या है? कवि लॉन्ग स्टॉक है, कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी कि जो फिल्म थी एक गाइड नाम से, उसकी यहाँ क्या हुई थी? शूटिंग हुई थी। कहाँ पर? कवि लॉन्ग स्टॉक में, ऐसा नार्गे हमें बता रहा था। तिब्बत के चीस खे भमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यानी कि तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ, यानी कि लेप्चाओं के सोमेन से कहाँ तक? कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहाँ क्या किया था? संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था।
एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है और एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी था। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल, यानी कि लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच, यानी कौन कौन सी, लेप्चा और भूटिया। लेप्चा और भूटिया क्या है, एक जातियों के नाम है जो कहाँ की है, सिक्किम की। ध्यान रखना, स्थानीय जातियों के बीच सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल, यानी कि सिक्किम की दो जातियां हैं, लेप्चा और भूटिया। तो लेखिका कह रही है कि स्थानीय जातियों के बीच पहले सुदीर्घ, यानी कि बहुत ही लंबा चला होगा कोई झगड़ा, उसके बाद शांति स्थल की क्या होती है, शुरुआत होती है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। उसी रास्तों के बीच मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर क्या घूम रहा था, एक चक्कर घूम रहा था। यह क्या है, नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्कर है। मैंने एक कुटिया में एक चक्कर घूमते हुए देखा। मैंने तुरंत पूछा नार्गे साहब से कि मैडम यह क्या है। तो लेखक उन्हें जिते नार्गे ने क्या कहा कि यह क्या है, यह धर्म चक्कर है। प्रेयर व्हील, और वो क्या था, प्रेयर व्हील था। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जतेन नार्गे कह रहा है कि लेखिका से कि इसे घुमाने पर सारे पाप क्या धुल जाते हैं, अर्थात ये क्या था, धर्म चक्कर था। तो सारे पाप क्या हो जाते हैं, इसे धुल जाते हैं। धर्म चक्कर, ठीक है। हाँ, ये ध्यान आपको रखना है अभी। धर्म चक्कर था, प्रेयर व्हील। इसे घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा नार्गे साहब बता रहे थे। क्या, चाहे मैदान हो पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, यानी कि क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा क्या है, एक जैसी। यानी बताए ना, अनेकता में एकता, हमारे देश की विशेषता यही है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी, यानी कि यहाँ पर लोगों की आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास है, पाप पुण्य की अवधारणाएं हैं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं, ऐसा नार्गे साहब बता रहे हैं। रफ्ता रफ्ता, यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां भी पीछे छूटने लगी। और हम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे और बाजार, लोग, बस्तियां पीछे पीछे छूटने लगी। तो देखो, एक रफ्ता रफ्ता था, एक रकम था। तो रफ्ता रफ्ता कर धीरे धीरे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते हुए बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ओझल यानी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जैसे रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई और बढ़ने लगे तो बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे थे। तो हमें लेखिका कह रही कि इस परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बनती नेपाली युवतियां दिखाई दे रही थी और पीठ पर उनके भारी भरकम का कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, इन दिखाई नहीं दे रहे थे, वो धीरे धीरे छोटे छोटे दिखाई देने लगे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, यानी कि हम ऊंचाई पर चढ़ते हुए जा रहे थे। तो घाटियों में से हम जब देखते तो घर है ना, ताश के पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, ताश के पत्तों की तरह। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। और हिमालय भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने, यानी अब जो हिमालय जो हम देख रहे हैं वह अब छोटे छोटे पहाड़ियों की नहीं है। अभी तो हमने छोटे छोटे पहाड़ देख, लेकिन अब बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा पहाड़ के रूप में, चोटी के रूप में हमें दिखाई देने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों की काम में हिमालयन तीर्थ यात्रियों के बारे में, जो तीर्थ यात्री होते हैं वो हैं भी बहुत सारे तीर्थ यात्रियों का काम, यानी कि न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, यह है हिमालय। पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी हर पल हिमालय जो बदलता रहता है, उसकी सौंदर्यता बदलती रहती। और देखते देखते रास्ते वीरान हो गए। वीरान यानी जंगल, संकरे यानी सकड़े जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, यानी कि देखते ही देखते रास्ते क्या होने लगे, वीरान होने लगे, यानी कोई दिखाई नहीं देता।
इतनी बड़ी घाटियों में कौन रहता है पहाड़ों के बीच में, और रास्ते जो छोटे हो गए, सकड़े हो गए और जलेबी की तरह घुमा हुआ। यानी जिन रास्तों से हम हिमालय जाते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे सकड़े हो गए और इतने घुमावदार हो गए जैसे जलेबी बनी हुई होती, उसी प्रकार। और रास्ते वीरान थे ही। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, और हिमालय बड़ा तो था ही, बड़ा होते होते एक विशाल काय रूप लेने लग गया था। गठाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी। यानी कि जो गठाएं थी वो गहराते गहराते कैसी होने लगी, पाताल नापने लगी, और वादियां क्या होती, धीरे धीरे चौड़ी होने लग गई थी। बीच बीच में करिश्मे की जगह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, और बीच बीच में एक चमत्कार करने वाले रंग बिरंगे फूल शिद्दत से के साथ क्या करने लगे, मुस्कुराने लग गए। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच इचकोले खाते निकल रहे हों। यानी कि उन बड़े बड़े पर्वतों के बीच में घाटियों के ऊपर बने छोटे छोटे कच्चे पक्के संकड़े, यानी छोटे छोटे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले धक्के खाते निकल रहे थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था। ये देख लो, ये घाटियां हैं, दिख रही है। यानी कि ये जो घाटियां हैं, सकड़े रास्ते हैं, देखो ये पानी है, झील है, ये पहाड़ है, ये थोड़ा रास्ता सा है। तो इस प्रकार के इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर ये मौसम हंसी, सुहाना सफर ये मौसम हंसी। यानी कि ऐसा गाने लगे, गाना भी है। तो इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लग गया, सुहाना सफर ये मौसम हंसी। ठीक है, तो देख लो कितना, देखो ये झील है, यानी कि ये पानी बह रहा है, ये पहाड़ियाँ हैं, हरियाली भरी हुई है, ये रास्ता है, पास में झरने का कंकर से पड़े होते हैं, तो कितना अच्छा है। तभी तो गाना गाया सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी। लेखिका कह रही कि सब सैलानी लोग गा रहे थे, लेकिन मैं क्या थी, बिल्कुल मौन थी, बिल्कुल चुपचाप थी, किसी ऋषि की तरह शांत। और मैं कैसी थी, कैसी लग रही थी, किसी ऋषि की तरह मैं क्या थी, चुपचाप थी, शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लो, लेकिन मैं शांत किस लिए थी, मैं बिल्कुल मुग्ध से ऐपलक उस दृश्य को, उस सुंदरता को देखते मैं बिल्कुल मौन थी, एक ऋषि की तरह। मैं चाहती थी कि इस पूरे परिदृश्य को मैं अपने अंदर भर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद बिखरने लगा, लेकिन मेरे भीतर हृदय में कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंड की होता है सिर, जीप की खिड़की से सिर निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वत के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपात को देखती। यानी कभी कभी मैं जीप की जो खिड़की होती है, जो शीशे खोलकर, कभी कभी तो मैं आसमान को, पहाड़ को देखती, और कभी कभी जो झरझर जो गिर रहे थे जल प्रपात, ऊपर जो जल गिर रहा था झरने की तरह, उसे मैं कभी कभी देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को, और कभी कभी मैं तीस्ता नदी को देख रही जो कहते कि चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर, यानी कि कहते हैं ना कि इठला नहीं होता, शर्माना भी कह सकते हैं, या घमंडी के रूप में इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती हुई तीस्ता नदी को कभी मैं देखती, कभी आसमान को देखती, कभी गठाओं को देखती, कभी इनको देखती मैं। सिलीगुड़ से हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। यानी कि जो तीस्ता नदी है हमारे साथ सिलीगुड़ से आ रही थी, हम उसे देख भी रहे थे, लेकिन यहाँ उसका जो सौंदर्य था वो आसमान पर पहुँच चुका था। बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी है। किस नदी की बात हो रही, कह रही कि इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी जो सिलीगुड़ से चल रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में इसका जो सौंदर्य था बहुत ही अत्यधिक बढ़ गया था। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यानी कि मैं रोमांचित थी और खुश भी थी, और चिड़िया के पंखों की तरह क्या थी, हल्की भी थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देना चाहे कि तभी जीप एक जगह रुकी। यानी कि मेरे नगपति मेरे, यानी कि इस पूरे हिमालय को देखकर, बहुत बड़े हिमालय को देखकर इसे मुझे सलामी देनी चाहिए मैंने, तभी एक जगह जीप रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर गिरता फैन उगलता झरना।
यानी कि जैसे ही जीप रुकी तो ऐसा लगा कि खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता हुआ झरना दिखाई दे रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, और इस झरने का क्या नाम था? सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। फ्लैश चमकने लगे, यानी सेवन सिस्टर वाटरफॉल से क्या चमकने लगे? फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, और सभी जो यात्री थे, घूमने वाले जो विदेशी या देशी थे, वो सभी उसको अपने कैमरे में कैद करना चाहते उस सौंदर्यता को, जो क्या नाम था? सेवन सिस्टर वाटरफॉल को। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। यानी कि मैं किसी आदिम, लेखक कह रहे कि मैं किसी आदिम युग की तरह अभिशप्त राजकुमारी की सी, अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ साथ जो संगीत सुन रहा, झरनों का जो सेवन सिस्टर फॉल था वो झरना प्रतीत हो रहा था उसके साथ साथ में, और मैं अपने आत्मा का भी क्या कर रही थी? सुन रही थी, मैं संगीत सुन रही थी। कितना अच्छा था वो इस प्रकार से। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, और थोड़ी देर बाद मैंने अपने पैर थे वो बहती जलधारा में डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मैं पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मैंने मन काव्य में होता, और मन क्या हो चुका? काव्य में। काव्य में क्या होता है? ऐसी कविता जिसमें रस आ जाए हमें पढ़ते ही। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, और जैसे ही मैंने पैर डुबोया तो मेरा मन काव्य में हो गया, तो मैं सत्य और सौंदर्य को छूने लग गया मेरा पैर। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। यानी कि जो झरना था सेवन सिस्टर फॉल्स का, वह अनंतता का प्रतीक माना गया, और वह झरना अद्भुत और बहुत ही अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। यानी कि इस कदर प्रतीत हुआ कि मुझे कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों के दूर बहती धारा बहने लगी। यानी मुझे भी ऐसा लगा कि इस सेवन सिस्टर बोल जो झरना है, जो तीस्ता नदी भी बह रही है, जो सिलीगुड़ी से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस धारा की तरह क्या हो रही हूँ? बहने लगी हूँ। कितना अच्छा सौंदर्य था। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, और भीतर की सारी तामसिकाएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। यानी कि जो झरने की पुकार, मेरे अंदर जो भी जितने भी बुरी बुरी वासनाएं थी, जितना अंधेरा अंधकार भरा हुआ था, वह सब इस झरने में क्या हो गया? बह चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। पर जितेन नार्गे पूरा नाम था, जितेन नार्गे मुझे ठहरने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और मुझे वो कहने लगा, जितेन नार्गे जो गाइड था वो कहने लगा कि आगे भी इससे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे आएंगे। लेखिका जी को कह रहा था कि आप आगे चलिए। अनमनी सी मैं उठी, यानी मेरा मन तो नहीं था लेकिन मेरा मन टिक नहीं रहा था। अनमन क्या होता? कहीं मन न टिकना की स्थिति। तो मेरा मन, मैं अनमने होकर के उठ रही वहाँ से। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले, यानी थोड़ी देर बाद ही वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले मुझे प्रतीत से होने लग गए। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन होडे तो कहीं हल्का पीलापन लिए, यानी कि कहीं तो हरे रंग से चटक चटक के मोटे जो कालीन थे, होडे तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदर से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। यानी लेखिका को लगा कि ऐसा लगा किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। क्यों? कहीं पर चटक, यानी रंग बिरंग नहीं, तो चटक पटक कहते हैं ना कि बड़े चटपटक नजर आ रहे हो, बड़े सुंदर नजर आ रहे हो। तो ऐसा लगा कि कहीं हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े और कहीं हल्का पीलापन लिए हुए, कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदर से सब छू मंतर हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। यानी कि छू मंत्र गायब हो गया। सब पर बादलों की एक मोटी चादर आ गई, यानी सब पर क्या हो गया? बादलों की एक मोटी चादर आ गई थी, ढक गई थी। सब कुछ बादल में और सब कुछ बादलों में जा चुका था, यानी छू मंतर हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो।
चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। यानी कि इस चित्र के रूप में लिखी थी इस माया और छाया के इस अनूठे अनूठा यानी कि विस्मय करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाले खेल को भर भर आंखों को देखती मैं जा रही थी। यानी कि यह जो माया और छाया जो मुझे दिखाई दे रही थी कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाती है, कोई बादलों में छुप जाता है, कितना अच्छा सौंदर्य है इन सेवन सिस्टर फॉल के पास जो जलप्रपात झरना बह रहा है, वो सब को देखते हुए ऐसा लगता है किसी ने छड़ें घुमा दी, क्यों बादल में सब छुप गए थे। प्रकृति जैसे मुझसे सियानी होता समझदार, यानी प्रकृति मुझसे समझदार, यानी कि प्रकृति जैसे मुझसे समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी कि प्रकृति जैसे मुझे समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी धीरे धीरे जो धुंध की चादर थी वो धीरे धीरे छटने लग गई। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। अब वहां पहाड़ नहीं थे, दो विपरीत दिशाओं से छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने। यानी क्या हुआ, अब वहां पहाड़ नहीं थे बिल्कुल, जो दो विपरीत दिशाओं पर छाया पहाड़ थे, दो विपरीत दिशाओं पर, यानी इधर भी और इधर भी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उसकी छाया। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने, थोड़ी देर बाद जो विपरीत दोनों साइडों में जो पर्वत थे उसकी छाया दिखाई दी, वो धीरे धीरे बड़े हुए नजर आने लग गए मुझे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई, और जीप वहां थोड़ी देर के लिए उन्हें देखने के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत इन स्वर्ग। मुझे ऐसा लगा जैसे जीप रुकाई तो हम उतरे तो देखने लगे, तो ऐसा लगा कि सब और चारों तरफ जन्नत ही जन्नत बिखरी हुई है, स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई नजर आ रहा है। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, और नजरों के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आ रही थी। अपने को निरंतर देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। यानी कि अपने को निरंतर देने की अनुभूति कराते पर्वत, यानी कि अपने को लगातार ऐसे अनुभव कराते हुए पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के कठिन दुर्लभ कठिन नज़ारे कहीं लिखा था कि यह क्या था, थिंक ग्रीन था, सोचने वाली हरियाली। आश्चर्य, पर पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, और हर पल यानी कि बिल्कुल ही माइनर सेकंडों में, यानी कम से कम मिली सेकंडों में ही पल पर कुछ गाठियाँ क्या हो रहा था, घटित हो रही थी, कुछ अलग पल पल बदल रहा था। सतत प्रवाह में झरने, सतत यानी लगातार झरने बह रहे थे, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी थी, और झरने भी लगातार बह रहे थे, और तीस्ता नदी भी हमारे साथ साथ लगातार बह रही थी। सामने उठ रही थी धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, और ऊपर बादल मंडरा रहे थे। मदीम मदीम धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, यानी कि मदीम यानी धीरे धीरे हवा में हिलोरे यानी झोले खाते हुए प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल हमें नजर आने लगे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, और सब अपनी अपनी तान और लय में धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बह रहे थे अपने अपने। चेरवेती चलते हुए, चेरवेती ये भी ध्यान रखना, चेरवेती यानी चलते हुए, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हुआ हमारा वजूद था। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। और फिर लेखक कह रहे मुझे पहली बार ऐसा मालूम हुआ कि चलायमान जो सौंदर्य है, पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यह जीवन का आनंद तो यही है। थिंक ग्रीन में झरने बह रहे थे और तीस्ता नदी साथ साथ बह रही थी, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे तो उनको देख रहे थे, ऐसा महसूस लेखिका को हो रहा है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखाएं मिट गई थी, आत्मा के सारे खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट
थी। यानी कहने का तात्पर्य यानी संपूर्णता के उन क्षणों पे मैं बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म यानी एक हो गई थी कि भीतर और बाहर की रेखाएं मिट गई थी। भीतर और बाहर क्या है मैं सब कुछ भूल गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी और आत्मा में अंदर जो भी खिड़कियां थी, जो भी रहस्य थे, वो सब धीरे धीरे खुलने लगी, जो बातें थी खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी ऊंची पर पहुंच चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सचमुच कहाँ हूँ, ईश्वर के पास हूँ, भगवान के पास हूँ। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। और फिर मैंने सुबह सुबह वही जो प्रार्थना मैंने नेपाली युवती सीखी, साना साना हाथ जोड़ी कि मेरा जीवन अच्छाइयों में बीते, मैं केवल अच्छा ही कार्य करूं, तो वह सुना तो अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से परे संसार से खंड खंड हो गया और सारा दृश्य क्या हो गया, खंड खंड हो गया। इस महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। इस प्रकार लगा एक कोई बड़ी पेड़ से कोई टहनी नीचे टूटकर गिर गई हो। साना साना हाथ जोड़ी। तो ये था बच्चा हमारा साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।